जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। पिछले वीडियो में हमने कूलॉम के नियम के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम उसके सदिश निरूपण पर चर्चा करेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अपन जानते हैं कि जो बल है वो कैसी राशि है? सदिश, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी कब पूर्ण होती है? जब परिमाण हो और साथ में क्या हो, उसकी दिशा हो, है ना। वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? सदिश राशि किसे बोलते हैं? जिसका परिमाण भी हो और क्या हो, दिशा भी हो। तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि। तो परिमाण पर तो बात कर ली हमने। क्या परिमाण कल निकाला था? परिमाण F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। दो आवेश निर्वात में रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच बल का सूत्र ये आया था। ठीक है, तो ये तो केवल परिमाण है, इसकी कुछ दिशा भी तो होगी, है ना, क्योंकि अभी अधूरा काम है ये, है ना। अगर आपको बोला जाए कि जो ज़मीन पर पत्थर पड़ा है इस पर 10 न्यूटन का बल लगाइए, तो आप उनसे क्या पूछेंगे? किस दिशा में लगाऊं, है ना। तो जब उन्होंने बोला कि 10 न्यूटन का बल लगाइए, तो वो अधूरी इन्फॉर्मेशन है ना। तो अगर वो दिशा भी बता दे तब समझ जाएंगे कि हाँ, मुझे इस दिशा में इतना बल ये लगाना है ना। तो इसलिए हम सदिश निरूपण पढ़ रहे हैं। सदिश का दिशा का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये दो आवेश Q1 और Q2 कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक, Q1 का मूल बिंदु से स्थिति सदिश है क्या? R1। और Q2 का मूल बिंदु से स्थिति सदिश है R2, है ना। मूल बिंदु से ये इस जगह है दोनों। ठीक, अब यहाँ देखो, ये जो R सूत्र में आता है वो R क्या है? वो इन दोनों के बीच की दूरी है। तो अब हम इन दोनों के बीच की दूरी का पता करेंगे, वो क्या होगी। तो यहाँ देखो, ये एरो बनाना आपको। यहाँ अगर मैं एरो इस प्रकार बनाऊं 1 से 2, तो इन दोनों के बीच का जो विस्थापन सदिश होगा उसे हम बोलेंगे R21। क्या बोलेंगे? R21। अब देखो कैसे इसको समझना है, कैसे याद रखना है। तो ये एरो जिस दिशा में हो, इसका फेस जिसकी तरफ हो वो पहले आएगा। तो इस एरो का फेस 2 की साइड है, तो 2। और कहाँ से आ रहा है ये? 1 से, तो 1। ठीक, अगर मैं एरो इस प्रकार बनाऊं इस साइड, ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? R12। तो इस एरो का फेस किस साइड है? Q1 की साइड, तो 1 पहले आ गया। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? 2 से, तो 2 ये हो गया। क्लियर है? तो ये हो गई इन दोनों के बीच की दूरी की स्थिति से विस्थापन सदिश की बात। अब बात करते हैं बल की। यदि ये दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव है, दोनों के बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल, है ना। ये इसको इधर धकेलेगा और ये इसको इधर धकेलेगा, बल लगाएगा, है ना। तो सपोज Q1 Q2 पर बल लगा रहा है इस दिशा में, अब इसका नामकरण करना है। क्या नाम होगा इसका? तो इसको लिखने का तरीका है F21। इसका मतलब ये है कि ये जो बल है ये Q2 पर 1 लगा रहा है ना। मतलब 2 Q2 और कौन लगा रहा है? 1। मतलब Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल इस साइड, है ना। और याद रखने का क्या तरीका है कि जहाँ पर ये एरो है किस पर है? वो Q2 पर है, तो 2 पहले आ गया। और कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, तो 2 1। ईजी हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, अब Q2 Q1 पर बल लगाएगा इस साइड, उसका नामकरण कैसे करें?
तो उसको लिखेंगे अपन F12, है ना। 1 पर लग रहा है और 2 लगा रहा है ना। अब और तरीका क्या समझने का कि एरो कहाँ पर है, 1 पर है, तो मतलब 1 पर लग रहा है और 2 लगा रहा है। ठीक है, हो जाएगा। तो इस प्रकार ये डायग्राम हो गया। अब शुरू करते हैं इसको आगे। अब यहाँ देखो, इस डायग्राम में आपको शुरुआत में सदिश का त्रिभुज नियम लगाना है ना, सदिश का त्रिभुज नियम। तो देखो डायग्राम से देखना आप, कुछ इस प्रकार का चित्र दिखेगा आपको, R1 R21 और R2 सदिश ऐसा मिल रहा है आपको, R1 R21 और R2, है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। तो सदिशों का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि ये जो कंटिन्यू दो भुजाएं हैं, कंटिन्यू, तो इन दोनों का योग जो विपरीत दिशा में भुजा आ रही है उसके बराबर होता है। इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे सदिश के त्रिभुज नियम से, R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2। समझ गए। तो यहाँ से R21 निकालो, R21 इज इक्वल टू R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ये इक्वेशन नंबर होगी 1। इसी प्रकार जब अपन R12 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार R12 क्या हो जाएगा, जैसे R21 में 2 पहला है, R2 माइनस R1, तो इसी प्रकार हो जाएगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक। आगे चलते हैं। अब आपको बल बताना है, बल का सूत्र लिखना है। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं। तो वो क्या होगा, Q2 पर Q1 के कारण बल, Q2 पर Q1 के कारण बल, उसका नामकरण क्या दिया, F21, F21। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि जब भी अपन सदिश लिखते हैं तो सदिश लिखने का तरीका क्या है, सदिश लिखने का तरीका है, सदिश पहले लिखते हैं क्या, परिमाण मैग्नीट्यूड इनटू एकांक सदिश, उसी दिशा में उसका एकांक सदिश। ये तरीका होता है सदिश लिखने का। ठीक, तो ये हो गया F21। 21 का मतलब 2 पर 1 के कारण बल। तो ये आ जाएगा, पहले लिखो परिमाण, तो परिमाण क्या लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन परिमाण, परिमाण क्या होगा इसका, R21। ठीक है, क्या हो जाएगा R21। देखो परिमाण लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप सीधा ऐसे लिखो और या फिर उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, R21 का सदिश और ये मापांक, एक ही बात है। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, है ना, दोनों एक ही चीज़ बताते हैं, दोनों परिमाण को बताते हैं। ठीक है, तो अपन सिंपल यही लिखते हैं, R21 का स्क्वायर। ठीक, फिर एकांक सदिश, परिमाण तो हो गया पूरा, उसके बाद क्या आता है, एकांक सदिश। तो F21 की दिशा में एकांक सदिश इसका लिखेंगे, है ना। F21 की दिशा में सदिश कौन सा है, 21, तो एकांक सदिश क्या आएगा, R21 कैप, R21 कैप। ठीक है, यहाँ तक ये। अब हम जानते हैं R21 कैप, एकांक सदिश का सूत्र क्या होता है, एकांक सदिश का सूत्र होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण, ना 11th क्लास में हमने किया है। एकांक सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, है ना। तो हम R21 कैप जो यहाँ है उसकी जगह ये रखेंगे, तो क्या मिलेगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर
इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ तो क्या आएगा R21 सदिश अपॉन R21। अब यहाँ देखो R21 का स्क्वायर R21 गुणा हो जाएंगे तो घात कितनी हो जाएगी 3। तो R21 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब और R21। एक ये फॉर्मूला आ गया, इसको इक्वेशन नंबर आप दे देते हैं 3। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया F21, है ना। इसी प्रकार अब इसको लेंगे, इसी प्रकार 1 2 को, इसका मतलब क्या है 1 पर 2 के कारण बल, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलेंगे Q1 पर Q2 के कारण बल, उसका आपने नाम क्या दिया F12। तो पहले क्या लिखेंगे परिमाण सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन परिमाण क्या होगा इसका, ये दूरी, है ना। तो वो हो जाएगी R12 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा R12 कैप, है ना। F12 इस दिशा में है 1 2, उसी दिशा में सदिश कौन सा है R12, ठीक। तो उसका एकांक सदिश R12 कैप, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ भी अपन क्या रखेंगे R12 कैप इज इक्वल टू R12 का सदिश अपॉन R12 का परिमाण, ठीक है। सेम जे फॉर्मूला R21 के लिए लगाया ना, वैसा का वैसा अपन लगाएंगे R12 के लिए। तो जैसा यहाँ मिला है वैसे हमें यहाँ मिलेगा, बस फर्क क्या हो जाएगा 1 2 आ जाएगा। तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब और यहाँ आ जाएगा R12 का सदिश। क्लियर है। सेम ये प्रोसेस जो यहाँ क्या है वही यहाँ करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया, केवल जैसे यहाँ पर 2 1 था या 1 2 हो गया, है ना। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके 4, ठीक है। तो ये F21 F12, ठीक। अब यहाँ देखें आप डायग्राम से, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो परिमाण में तो क्या है समान, है ना। दोनों के बीच दूरी क्या है परिमाण में क्या है समान, लेकिन दिशा में क्या है विपरीत, है ना। मतलब ये दोनों जैसे मान लिया 5 मीटर दूर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर। तो अगर यहाँ से यहाँ जाए तब भी 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ जाए तब भी 5 मीटर है। फर्क क्या है, फर्क है दिशा का, है ना। जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप ऐसे चल रहे हैं और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप इस प्रकार चल रहे हैं। तो दूरी 5 मीटर है दोनों, अगर ये इधर जाए या वो उधर आए, लेकिन दिशा दोनों की अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, तो मतलब लिखेंगे R12 सदिश इज इक्वल टू माइनस R21 सदिश, है ना। सदिश ये क्या बता रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये दोनों दिशा में क्या है विपरीत और परिमाण में समान। तो परिमाण में समान कैसे लिखें R21 इज इक्वल टू R12, है ना। दिशा में विपरीत परिमाण में समान, ठीक है। अब यहाँ देखो समीकरण 4 से मैं R12 को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ -21, है ना। तो समीकरण 4 में, ठीक है, आपको ये वैल्यू R12 की वैल्यू जो -R21 है वो यहाँ रखनी है, ठीक है। तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और यहाँ आप रखेंगे क्या
माइनस R21 रख दिया। ठीक, अब इस माइनस को आप भले यहाँ ले आओ आगे, तो क्या आएगा, F12 सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0, ये माइनस बाहर, Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R21 सदिश, इक्वेशन नंबर मान लिया 5। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करो आप, है ना, 1/4πε0, 1/4πε0, Q1 Q2 R21 का क्यूब और यहाँ है R12 का क्यूब, तो ये दोनों तो बराबर है। ये देखो R21 बराबर R12 बराबर है। ठीक, तो यहाँ भी R21 यहाँ भी R21, तो फर्क किसका है, माइनस का, समझ गए। तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों क्या है, बराबर, लेकिन चिन्ह विपरीत है इसके, है ना। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, क्या लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 व 5 से। ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों क्या है, बराबर, लेकिन नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, दिशा में क्या है, ये विपरीत। तो अपन लिख सकते हैं F21 सदिश इज इक्वल टू माइनस F12 सदिश। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है वो क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है कि ये जो दोनों बल लग रहे हैं, Q1 का Q2 पर लगाया गया बल और Q2 का Q1 पर लगाया गया बल परिमाण में तो क्या है, समान, और दिशा में क्या है, विपरीत। तो यदि परिमाण में समान बल और दिशा में विपरीत बल लगे, ये कौन सा नियम बताता है, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, है ना। तो यहाँ भी वो हो रहा है, परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से बल लगता है F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ठीक है, अब इसे लिखने का एक तरीका और है, इसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। एक तरीका और है, क्या हम R21 इनकी वैल्यू ये रख सकते हैं और R12 की वैल्यू ये रख सकते हैं। ये रख के भी करें तो भी आंसर में या तो भी कंसेप्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो अपन बताना चाहते हैं वही आएगा, है ना। जैसे मान लो आप यहाँ रखना चाहो R21 की जगह ये रखना चाहो R2 माइनस R1, और R12 इसकी जगह यहाँ रखना चाहो R1 माइनस R2, तो भी रिजल्ट वही आएंगे, है ना। तो एक इसको नए फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, कैसे लिखें, यहाँ लिखते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ दोनों को, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको लिख रहा हूँ मैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पर मैं मापांक लूँगा सदिश लिखने के लिए, परिमाण लिखने के लिए, यहाँ आ जाएगा R2 माइनस R1 क्यूब, और यहाँ लिखूँगा मैं R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ये लिखने का तरीका हो गया 2 1 का। अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, F12 सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2 सदिश का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा R1 माइनस R2 सदिश। ठीक है, अगर ये यहाँ रखकर भी करें, इसकी वैल्यू जो समीकरण 1 और 2 से जो R21 की और R12 की जो वैल्यू है वो यहाँ रखकर सॉल्व करें, तो भी एंड में रिजल्ट यही मिलेगा, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो थोड़ा काम लंबा ना हो, आसानी से हो जाए, समझ में भी आ जाए, इसलिए हमने ये ज़्यादा लंबा नहीं किया है, हमने परिमाण को सीधा लिखा है। ठीक है, तो ये होगा कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण।
तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या किया हमने कूलॉम की सदिश निरूपण में उसकी दिशा के साथ उसको समझा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।